नमस्कार भारत, नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और वंदन। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एमपी टेट, सी टेट, रीट और ऑल टेट्स, जितने भी ऑल ओवर इंडिया में टेट्स एग्जाम होते हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। यहां पर हम आज से एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। यह क्लास नंबर 26, क्लास नंबर कौन सी है आपके पास? 26। इस 26वीं क्लास में हम ज्यामिति स्टार्ट करेंगे। 25 क्लासेस शायद हो चुकी है कि कल 26 हो गई है ना। 25 क्लासेस हमारी हो चुकी है। आज ये क्लास नंबर कौन सी है? 26, ज्यामिति। अगर हम एमपी टेट और सी टेट में जो सिलेबस है उस सिलेबस को देखें तो एमपी टेट हमारी चल रही है, लगभग सिलेबस सभी का सेम है। इसमें 23 चैप्टर रहते हैं और 6 चैप्टर आपके पेडागोजी के रहते हैं। उस 23 में से जो हमारी ज्यामिति है, वो ज्यामिति के जो चैप्टर हैं, वो चैप्टर मैं बता देता हूं कि वो चैप्टर आपके रहेंगे 12, 13 और 14। 12 नंबर, 13 नंबर और 14 नंबर। आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस का, मैथ्स का सिलेबस मैंने क्लास 1 में, मैं फिर बता रहा हूं, ये आपको, अगर यहां पे जो भी नए बच्चे जुड़े हुए हैं उनसे निवेदन है कि वो आप हमारी ये क्लास नंबर 26 है, एक से देखिए। मैथ्स का बिल्कुल शून्य से क्लास से हमने स्टार्ट किया है, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहां पर ज्यामिति जो है, इससे पहले हमने क्षेत्रमिति पढ़ा है, क्षेत्रमिति 10-11 क्लासेस में खत्म किया है। ज्यामिति और ज्यामिति में 12, 13 और 14, यानी इस 23 चैप्टर को अगर हम 1, 2, 3 डालें तो 12, 13 और 14 में ज्यामिति रहेगी, यानी तीनों चैप्टर इसमें कवर हो जाए। इसमें क्या क्या पढ़ना है अपने को? देखो, ज्यामिति में सबसे पहले पढ़ना है आपको बिंदु, रेखा, कोण, ये पढ़ना है। जैसे ये पढ़ेंगे इसका एक टेस्ट लेंगे, ठीक। उसके बाद पढ़ेंगे आज त्रिभुज, फिर पढ़ेंगे आप चतुर्भुज और फिर पढ़ेंगे आप वृत्त। जो चीजें क्षेत्रमिति में पढ़ी थी उससे थोड़ा सा हटके हम चीजों को यहां पे पढ़ेंगे। तो बिंदु, रेखा, कोण जिनके पढ़ेंगे और उसके बाद इसका टेस्ट त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त। और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे बिंदु, रेखा और कोण। बिंदु, रेखा और कोण के बारे में पढ़ेंगे हम। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? बिंदु, रेखा व कोण के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मेरा सभी भाई बंधु सखा मित्रों से निवेदन है कि इस क्लास को एंजॉय करिए, ठीक है? ओके। नमस्कार साथियों, मैं मुकेश कुमार परिहार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे हैं एमपी टेट के लिए मैथ्स, और इसमें पहले हम 13 वीडियो 4 चैप्टर के हम बना चुके हैं। अब आज हम पढ़ेंगे मिशन एमपी टेट में दूसरे चैप्टर ज्यामिति। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे हम? ज्यामिति। ज्योमेट्री यानी ज्यामिति। ज्यामिति अगर यूं देखा जाए तो लगभग कई सारे एग्जामों में इंपॉर्टेंस रहती है। जैसे कि हम अगर बात करें तो सबसे पहले एसएससी, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, या फिर 10+2 वाली हो, या अपनी मैट्रिक वाली हो, तो सारी में एसएससी में आता है। रेलवे की सारी एग्जामों में ज्यामिति पूछी जाती है। एमपी में अगर देखा जाए तो पीईबी के द्वारा जितनी भी एग्जाम आयोजित की जाती है उन सब में ये समान रूप से पूछी जाती है। और हमारे एमपी टेट में, जिसके लिए हम यहां पे तैयारी कर रहे हैं, एमपी टेट में ग्रेड 3 के लिए ज्यामिति के लगभग आपके पास चैप्टर है। तो ज्यामिति चैप्टर लगभग 2 या 3 चैप्टर में मिलकर आपका पूरा बना हुआ है। उस 2-3 चैप्टर में ज्यामिति को आपको पूरी तरह से समाप्त करना है, ठीक है? तो हम मिशन एमपी टेट में 120 से ऊपर नंबर कैसे लाएं, उसके संबंध में हम पूरी तरह से यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, और 120 नंबर लाने के लिए हम पूरी तरह से प्रयासरत हैं। तो एमपी टेट में
एसएससी में, रेलवे में और मध्य प्रदेश की प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी व्यापम की जितनी भी एग्जाम्स होती है उन सब में समान रूप से ज्यामिति आती है। पर एमपी टेट में हमारे पास लगभग इसके 2 या 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो एमपी ज्योमेट्री यानी ज्यामिति को हम पूरी तरह से शून्य से शिखर तक यानी 0 से लगाकर बिल्कुल उसके सुप्रीम पॉइंट तक हम पढ़ेंगे। और ज्यामिति के बारे में अगर सही ढंग से देखा जाए तो ज्यामिति बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। ये लगभग इसका जो उद्गम होता है वो यूनान से होता है। यूनान मतलब होता है जो यूरोप में एक कंट्री है, ग्रीस कंट्री है, GREEC, ग्रीस, जो कि आज की तारीख में इंग्लिश में कौन सी कहा जाए, ग्रीक कहा जाता है। तो उस ग्रीक से ये शुरुआत हुई है ज्योमेट्री की और वहीं के गणितज्ञों ने लगभग इस ज्यामिति के ऊपर पूरी तरह से विकास का कार्य किया है। तो इस ज्योमेट्री जो शब्द है आपका, हम बात करते हैं अगर ज्योमेट्री जो शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, जियो और मेट्रिन। कौन से 2 शब्दों से बना है, जियो और मेट्रिन। यानी ये कौन से शब्द हैं, यूनानी भाषा के। अब यूनानी भाषा तो लगभग पुरानी हो गई। आज जो यूरोप में देश है ग्रीस, उस ग्रीस का जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ग्रीक, यानी ज्योमेट्री जो है वो यूनानी भाषा यानी ग्रीक भाषा के 2 शब्दों जियो और मेट्रिन से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, जियो और मेट्रिन से मिलकर बना है। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और मेट्रिन का मतलब होता है मापना या मेजरमेंट। यानी इसके अगर शाब्दिक अर्थ को हम लें तो शाब्दिक अर्थ का मतलब होगा, इसका जो ज्यामिति का शाब्दिक अर्थ होगा वो शाब्दिक अर्थ होगा आपका पृथ्वी की लंबाई को नापना या पृथ्वी को मापना। शुरुआत में यूनान में पृथ्वी को मापने के संदर्भ में किस प्रकार से ये ज्यामिति का ही उपयोग किया गया, सूर्य से आकाश की दूरी को, है ना, और इस प्रकार से जो कुछ दूरियां हैं, पृथ्वी की जो दूरियां हैं, है ना, समुद्रों की दूरियां या फिर धरातल की दूरियां, उन दूरियों को नापने के हिसाब से ज्योमेट्री का यूज किया गया। तो यहां पर आप लोगों ने ज्योमेट्री के बारे में, ज्योमेट्री 2 शब्दों से मिलकर बना है, जियो और मेट्रिन, जो कि ग्रीक भाषा के या यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है ज्योमेट्री। ठीक है, अब यहाँ पे इसके थोड़ा इतिहास के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ज्यादा कुछ नहीं है, इतिहास जनरली हमारे पास नहीं पूछेगा और अगर हम पूछेगा तो मैथ्स की पेडागोजी में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो सबसे पहले अगर इतिहास के बारे में बात करें तो सबसे पहले आते हैं सुलभा सूत्र। कौन से आते हैं, सुलभा सूत्र। सुलभा सूत्र ये ग्रंथ है, क्या है, ग्रंथ है। ठीक है, इस ग्रंथ में ज्यामिति के बारे में लगभग लिखा गया है। यह ग्रंथ लगभग 800 ईस्वी पूर्व से लगाकर, ये 800 ईस्वी पूर्व से लगाकर 500 ईसा पूर्व तक के लगभग, ये लगभग 300 सालों तक लगभग ये लिखे गए। ईसा पूर्व का मतलब होता है, ईसा का जो अभी 2020 चल रहा है वो ईस्वी चल रहा है, ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह से पहले का। तो सुलभा सूत्र जो ग्रंथ थे वो 800 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व के बीच में लिखे गए। उस समय इस गणित के बारे में बहुत सारी चीजें, वहां पे ज्यामिति के बारे में इनसे हमें जानकारी मिलती है। हमें कई सारी जानकारी वेदों से भी मिलती है, यानी वेद जो हमारे हैं उस वेदों में भी ज्यामिति के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी गई है, यानी वैदिक सभ्यता में भी लिखी गई। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है हमारे पास एक यूनानी गणितज्ञ, यूनानी मतलब वही ग्रीक गणितज्ञ आता है थेल्स। कौन आता है, थेल्स। थेल्स प्रमेय के नाम से आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, थेल्स प्रमेय, है ना। तो उसी प्रकार से एक गणितज्ञ आता है थेल्स। वो थेल्स प्रमेय था, थेल्स जो थी वो 640 से लगाकर 546 ईस्वी पूर्व में आता है। इस पूरे काल में वह ज्यामिति को अपना एक नया रूप देता है। क्या देता है, नया रूप देता है। और वही आगे जाके हम आज की तारीख में पढ़ भी रहे। कितने सालों पहले उन्होंने, थेल्स ने कुछ प्रमेय दी थी, थ्योरम दी थी, आज भी हम उनको पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले थेल्स ने क्या किया, ज्ञात उपपत्ति प्रदान करी। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले क्या किया, ज्ञात उपपत्ति प्रदान करी। क्या करी उन्होंने, सबसे पहले थेल्स ने ज्ञात उपपत्ति प्रदान की। क्या उत्पत्ति प्रदान की उन्होंने ज्ञात उत्पत्ति ये प्रदान की कि एक वृत्त होता है। क्या होता है, एक वृत्त होता है। उस वृत्त में जो व्यास होता है, वृत्त का जो व्यास होता है वो वृत्त को क्या करता है, समद्विभाजित करता है।
ये एक उत्पत्ति, उत्पत्ति का मतलब होता है प्रूफ। ये प्रूफ उन्होंने किया कि किस प्रकार से एक वृत्त है, उस वृत्त का जो व्यास होता है वो वृत्त को क्या करता है, समद्विभाजित यानी दो बराबर भागों में बांटता है। तो इस प्रकार से यहां पर ये 3 पॉइंट में इस प्रकार से चली गई। क्या देखा आपने, थेल्स कौन थे, थेल्स एक यूनानी गणितज्ञ थे और उन्होंने सबसे पहले ज्ञात उपपत्ति यानी ज्ञात प्रूफ प्रदान किया और उसमें था कि वृत्त का व्यास वृत्त को समद्विभाजित करता है। क्या है, सबसे पहली ज्ञात उत्पत्ति क्या थी, वृत्त का व्यास वृत्त को समद्विभाजित करता है। उसके बाद आती है फिर बारी, उसके बाद आती है चौथे नंबर पे थेल्स का एक बहुत ही प्रिय शिष्य था पाइथागोरस। कौन था, पाइथागोरस। ठीक, थेल्स का एक शिष्य आता है पाइथागोरस, वह इसके कई सारे साथी आते हैं, वह इनके साथी आते हैं, यानी थेल्स के शिष्य था पाइथागोरस, वह उसी के समकक्ष उनके साथी आते हैं और उन्होंने ज्यामिति के कई सारे गुण दिए और सिद्धांत दिए और उसका विकास किया। यानी यहां पे पाइथागोरस व उनके साथियों ने ज्यामिति के क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रगति करी। यानी उन्होंने कई सारे सिद्धांत दिए यहाँ पे, जैसे पाइथागोरस प्रमेय के नाम से आप जानते हैं, और उनके कई सारे साथियों ने नियम दिए जो ज्यामिति के रूप में आज की तारीख में पूरे विश्व भर में विद्यमान है। यह आता है, यह प्रक्रिया लगभग 300 ईस्वी तक चलती रहती है। कितने ईस्वी तक, 300 ईस्वी पूर्व तक यह प्रक्रिया 300 ईस्वी तक चलती रहती है। उसके बाद 300 ईस्वी तक के बाद, मतलब यही प्रक्रिया, यानी आप सोचिए 800 ईस्वी पूर्व, फिर 500 ईस्वी पूर्व, उसके बाद फिर यहां पे 640 से लगाकर 546 ईस्वी पूर्व में थेल्स रहे और उसके बाद ये प्रक्रिया लगभग 300 ईस्वी पूर्व चलती रहती है। उसके बाद आते हैं वही एक यूनान के गणितज्ञ थे, मिस्र, यूनान नहीं, क्या होगा, मिस्र के एक गणितज्ञ आते हैं, एलेक्जेंड्रिया, मिस्र का एक शहर है एलेक्जेंड्रिया, उस एलेक्जेंड्रिया शहर से एक आते हैं यूक्लिड। क्या नाम रहता है, यूक्लिड। अगर हम बात करें तो हिंदी में लिखें तो ये यूक्लिड। क्या किया, यूक्लिड यानी 300 ईस्वी पूर्व तक, उसके बाद यहां पे मिस्र के एक गणितज्ञ आते हैं यूक्लिड, और उन्होंने जितना भी ज्ञान यानी सुलभा सूत्र से लगाकर, वैदिक गणित से लगाकर, और उसके बाद यहां पर जो थेल्स आए हैं, थेल्स के बाद पाइथागोरस आए और उनके साथियों ने जितने भी ज्यामिति के रूप में गुणों और सिद्धांतों का प्रयोग किया था, उन सब के ज्ञान को एकत्रित करके उन्होंने एक बुक लिखी और उस बुक का नाम था एलिमेंट्स। कौन सी बुक थी, एलिमेंट्स। मिस्र का एक गणितज्ञ आया यूक्लिड और उन्होंने एक पुस्तक लिखी उस समय सारे ज्ञान को एकत्रित करके। किसका ज्ञान, प्राचीन काल से। प्राचीन काल का मतलब होता है जब सुलभा सूत्र में जब ज्यामिति का जो उल्लेख किया गया, उसके बाद हमारे पास आए वेद, उसके बाद आए थेल्स और उसके बाद पाइथागोरस, और उसके बाद उसके साथियों ने जितना भी ज्ञान ज्यामिति के क्षेत्र में था उन सबको समेटकर उन्होंने पूरा ज्ञान अपनी एक पुस्तक एलिमेंट्स में लिख दिया। ये एलिमेंट्स जो बुक है वो कितने भागों में बांटी गई, 13 अध्याय में बांटी गई। कितने, इसमें कितने अध्याय हैं, 13 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं, 13 अध्याय। और हर अध्याय को उन्होंने क्या कहा है, हर अध्याय को उन्होंने क्या कहा है, हर अध्याय को उन्होंने कहा है पुस्तिका। क्या कहा है, पुस्तिका। तो इस प्रकार से ज्यामिति का विकास हुआ और अभी भी आज की तारीख में सारा विकास चल रहा है। तो इस प्रकार से आपने अभी यहां पे जनरली क्या देखा है, ज्यामिति के बारे में पढ़ा है। ज्यामिति के बाद अब इसकी परिभाषा बात में, ज्यामिति की अगर आप परिभाषा की बात करें तो ज्यामिति की परिभाषा क्या आती है। परिभाषिक रूप में देखा जाए तो यहां पर हम ज्यामिति को लगभग परिभाषा के रूप में लिख चुके हैं, फिर भी हम इसके परिभाषा को आप ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, कुल मिला के आप कुछ मत करिए, एक पेन कागज ले लीजिए और एक बिल्कुल आप नोट्स के हिसाब से बनाते जाइए। आपको बिल्कुल एसएससी सीजीएल तक के क्वेश्चंस आप इसमें कवर कर पाएंगे। यानी आप एमपीटेट तो 101% करेंगे, उसके साथ साथ आप रेलवे है, बैंक है, मध्य प्रदेश पी, सारी एग्जाम है, उनसे संबंधित ज्योमेट्री आप पूरी तरह से कवर अप कर पाएंगे। अब इसकी परिभाषा के बारे में बताते हैं। तो ज्यामिति देखो, मैं आपको यहाँ पे लिखूंगा नहीं, आप यहाँ पे बिल्कुल कॉपी पेन करके तैयार रहिए, मैं बिल्कुल बोलता जाऊंगा, आप मेरे साथ लिखिएगा, ठीक है।
तो ज्यामिति गणित की वह शाखा होती है, ज्यामिति गणित की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम दो या दो से अधिक, ध्यान रखिएगा, ज्यामिति क्या है, गणित की शाखा है, तो ज्यामिति गणित की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम दो या दो से अधिक रेखाखंडों से बनी आकृतियों का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं हम? दो या दो से बनी आकृतियों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। बस ये है ज्यामिति की परिभाषा। तो क्या हो रहा है? दो या दो से अधिक आकृतियों का क्या करते हैं? अपन अध्ययन करते हैं। तो अब आपको यहां पर इस पूरे पेज में जो लिखा हुआ है इसको मैं एक बार रिवाइज करता हूं, आप भी आंखें बंद करके इसको चीज को रिवाइज करिए। देखो चीजें याद होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। आपके दिमाग में आप उसको पढ़ रहे हैं, हम दिन भर में बहुत सारी चीजें पढ़ रहे हैं, पर हमारा माइंड अगर उसको कवरअप या कैचअप नहीं कर पा रहा है तो फिर गलत। तो यहां पर क्या करेंगे? सबसे पहले ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में जियो और मैट्रिन दो शब्दों से मिलकर बनता है। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और मैट्रिन का मतलब होता है नापना, यानी इसका शाब्दिक अर्थ हो गया पृथ्वी को नापना। उसके बाद गणित के इसके ज्यामिति के इतिहास के बारे में बात करें तो इसका इतिहास सबसे पहले होता है सुलभा सूत्र से, यानी ज्यामिति का सबसे पहला प्रयोग जो किया गया वो सुलभा सूत्र में किया गया। वेदों में इसका प्रयोग किया गया। उसके बाद थेल्स नाम के एक आदमी आए जिसने सबसे पहले ज्ञात उत्पत्ति प्रदान करी कि वृत्त का व्यास वृत्त को समद्विभाजित करता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, उसके बाद उस थेल्स का एक शिष्य आता है पाइथागोरस, और उसके कई सारे साथी जो थे उन सबने ज्यामिति के सिद्धांतों को और उनके गुणों का प्रयोग किया और ज्यामिति को आगे विकास दिया। उसके बाद 300 ईस्वी तक लगभग यही प्रोसेस चलती रही। उसके बाद मिस्र के अलेक्जेंड्रिया के एक गणित के शिक्षक आते हैं यूक्लिड, और उन्होंने क्रांति मचा दी। ध्यान रखिएगा, यूक्लिड का गणित में योगदान महत्वपूर्ण है, ठीक है। उन्होंने जो पुस्तक लिखी उन सबके, यानी जब तक ये लगा के सुलभा सूत्र से लगाकर पाइथागोरस और उनके साथियों तक 300 ईस्वी तक ये जो पुस्तक, जो सारा ज्ञान था, उन सारे ज्ञान को समेटकर उन्होंने एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम था एलिमेंट्स, और उसमें 13 अध्याय थे और हर अध्याय को उन्होंने क्या कहा? पुस्तिका कहा। तो इस प्रकार से जो, और यहाँ पे यूक्लिड तक के बाद इस पूरे विश्व भर में ज्योमेट्री के लगभग इन्हीं सिद्धांतों को अपनाकर ज्यामिति बने जाती है। अब इसके बाद इसकी परिभाषा के बारे में आते हैं। तो दो या दो से अधिक आकृतियों के बारे में जो चीजें होती है, दो या दो से अधिक रेखाखंडों से बनी आकृतियों का क्या कहते हैं? हम ज्यामिति कहते हैं। यानी ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें दो या दो से अधिक रेखाखंडों से बनी आकृतियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए पॉज। अब चलिए, तो ज्यामिति की अभी आपने बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके इतिहास के बारे में पढ़ा। अब हम ज्यामिति में जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जिनके बिना ज्यामिति की आधारशिला नहीं रखी जा सकती, उनके बारे में पढ़ेंगे। कुछ इंपोर्टेंट डेफिनेशन। तो सबसे पहले बात आती है हमारे पास परिभाषाओं की। सबसे पहली परिभाषा है हमारे पास बिंदु। कौन सी परिभाषा है? बिंदु, जिसको हम बोलते हैं पॉइंट। पॉइंट मतलब जैसे कि ये कोई एक प्लेन तल ले लो, ये तल है आपका, इस तल में यहां पर जो है ये क्या है? एक आपका, ये आपका बिंदु। तो अब आपने यहां पर क्या सीखा? अगर इसकी परिभाषा ध्यान रखिएगा, आप अपनी कॉपी पेन रखिएगा, हम टाइम वेस्ट न करते हुए चीजों को लिखते चलेंगे। ठीक है, तो रेखा क्या होती है? रेखा ध्यान रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट होती है शून्य चौड़ाई वाली, एक समतल में शून्य चौड़ाई वाली। ठीक है, अच्छा शून्य चौड़ाई तो समतल में एक शून्य चौड़ाई नहीं, इसकी तो चौड़ाई नहीं होती। इसका रेखा क्या होती है? समतल में एक स्थिति को बताने के लिए क्या होता है? समतल में एक स्थिति को बताने का कार्य करता है, या स्थिति को बताने का सूक्ष्म चिन्ह है। क्या है? स्थिति को बताने का सूक्ष्म चिन्ह है। किसे कहते हैं? बिंदु। देखिए, मैं चाहता था कि आप परिभाषा लिखिए, फिर भी मैंने लिख। समतल में क्या होता है? समतल में एक स्थिति है, एक स्थिति को बताने का कि ये भाई ये यहां पर हूं मैं। अगर आप कहीं पर हैं तो आपको दिखाने के लिए क्या करेंगे? जैसे कि हम इंडिया को नक्शा है कि मंसूर कहां है, कि मंसूर है यहां पर है, तो आपने क्या किया? उसकी स्थिति को दर्शाने के लिए जहां पर आपकी पेंसिल की नोक रखी, वो नोक क्या होगा? पॉइंट होगा। तो उसी प्रकार से समतल में किसी स्थिति को बताने का क्या है? एक सूक्ष्म चिन्ह है
एक सूक्ष्म चिन्ह, उसी को क्या कहते हैं हम, बिंदु कहते हैं। बिंदु की अगर विशेषताओं के बारे में बात करें हम, तो इसमें न तो लंबाई होती है और न ही चौड़ाई होती है। ठीक है, ना तो इसमें लंबाई होती है और ना ही चौड़ाई। ये क्या काम करता है, मात्र क्या काम करता है, मात्र स्थिति को दिखाता है। क्या करता है, मात्र स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, तो पहली परिभाषा क्या होगी, बिंदु। बिंदु क्या होता है, समतल में एक स्थिति को बताने का एक सूक्ष्म चिन्ह है, जो आपको केवल एक, जैसे कि इंडिया का कोई नक्शा है, कहीं पर भी केवल उसकी चिन्ह होता है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरी परिभाषा, वक्र। क्या होती है, वक्र। वक्र को हम बोलते हैं इंग्लिश में कर्व। क्या होता है वक्र, यानी ध्यान रखिएगा यहां पर, जैसे कि मैंने छोटे बच्चों को एक पेंसिल दे दो, ये पेंसिल लेकिन वो ऐसा करेगा, और ऐसे करने के बाद वो ऐसा करेगा, यूं 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 कर दिया, यूं कर दिया, यूं कर दिया, यूं। यानी क्या किया उसने, एक कागज पर परिभाषा लिखी है आपको, एक कागज पर अगर पेंसिल को पकड़कर बिना पेंसिल उठाए हुए आप जो भी आकृति बना दे देंगे, वो सारा आकृति क्या कहलाएगी, वक्र कहलाएगी। पेंसिल नहीं उठाना, यानी आपने किसी भी ये कागज लेके और आपने यूं करके यूं करके यूं 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 करके एक आकृति बना दी, वो पूरी आकृति क्या कहलाएगी, आपका वक्र कहलाएगी। तो वक्र की क्या परिभाषा होगी, किसी समतल में अगर आप बिना पेंसिल उठाए अगर कोई भी चीज करोगे तो उसको क्या बोलेंगे, वक्र कहें। क्या करेंगे, वक्र कहें। अब वक्र के लिखेंगे अपन प्रकार। क्या लिखेंगे, वक्र के लिखेंगे प्रकार। तो वक्र के प्रकार में प्रकार, सबसे पहला वक्र है आपका सरल वक्र। कौन सा वक्र होगा, सरल वक्र। कौन सा वक्र, सरल वक्र। उसके बाद दूसरा वक्र है, मैं एक साथ तीनों को बताऊंगा, असरल वक्र। ठीक है, और तीसरा वक्र होगा आपके पास, तीसरों को दोनों को एक साथ, खुला एवं बंद वक्र। खुला एवं बंद वक्र। सरल वक्र का मतलब होता है स्ट्रेट कर्व, असरल वक्र का नॉन स्ट्रेट, और उसके बाद हो रहा है आपका ओपन एंड क्लोज्ड कर्व। सरल वक्र का मतलब होता है अगर इसके दोनों जो बिंदु हैं वो एक दूसरे को पथ को न काटे, यानी ऐसा वक्र जिसके दोनों सिरे एक दूसरे के पथ को या मार्ग को नहीं काटते हैं, उसको सरल वक्र बोलते हैं। असरल वक्र का मतलब होता है जिसके एक सिरा दूसरे सिरे के मार्ग को काटता है, उसको क्या बोलते हैं, असरल वक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, असरल वक्र बोलते हैं। और उसके बाद खुला वक्र ऐसा वक्र होता है जिसके दोनों सिरे क्या हो, खुले हो, और जिसके दोनों सिरे क्या हो, बंद हो, उसे क्या बोलते हैं, बंद वक्र। ठीक है, तो तीनों को एक साथ, जिसके, देखो वक्र के बारे में आप डायरेक्ट देखो चीजें क्या होती है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल यहीं से पेंसिल उठाकर अगर कागज पे आप बिना पेंसिल उठाए अगर कोई भी आकृति बना देते हो, वो आकृति क्या कहलाती है, वक्र कहलाती है। ठीक, उसमें उस आकृति में अगर दोनों सिरों का में एक सिरा और ये दूसरा सिरा अपने पथ को न काटे तो वो सरल वक्र कहलाता है। अगर एक सिरा दूसरे के पथ को काट देता है तो वो कहलाता है असरल वक्र। जिसमें दोनों सिरे खुले हो उसको खुला वक्र, और जिसमें दोनों सिरे बंद हो उसको क्या बोलते हैं, बंद वक्र। इस प्रकार से आपके पास ये वक्र का हो गया। ठीक है, वक्र के बाद अब आपके पास परिभाषा आती है, तीसरे नंबर की परिभाषा आती है रेखा। ध्यान रखिएगा, बड़ा मजा आएगा आपको ज्यामिति पढ़ने में, है? कुछ नहीं करना है आपको, सारी चीजें मैं बिल्कुल आपके टंग पे कर दूंगा। आप 15 मिनट तक ज्यामिति के बारे में पूरा लेक्चर दे सकते हो, वो सारी चीजें हम रखेंगे और इसके सवाल के बारे में पूरा अध्ययन करेंगे। सबसे बात आता है आपके पास रेखा। रेखा, रेखा को इंग्लिश में बोलते हैं लाइन। देखिए लाइन, रेखा के बारे में हम बात करते हैं तो रेखा ये होती है, इसको बोलते हैं रेखा, ए बी रेखा। यहां पे तीर लगा रखा है, इसका मतलब होता है इसका समापन नहीं हुआ, बिंदु लगाते हो तब समापन होता है। इधर भी तीर लगा है, इसका मतलब समाप्त होता है। यानी इसकी चौड़ाई कितनी है, 0। तो रेखा की अगर हम बात करें तो 0 चौड़ाई वाला, क्या वाला, 0 चौड़ाई व इसकी लंबाई कितनी ले, अनंत, अनंत लंबाई वाला
ये एक आदर्श वक्र है। कौन सा वक्र है? आदर्श वक्र। पहली बात तो सारी आकृतियां वक्र होगी। अब सारी आकृतियों में क्या हो रहा है? जिसकी चौड़ाई कितनी हो? शून्य हो। जिसकी चौड़ाई शून्य हो और लंबाई कितनी हो? अनंत हो, ऐसे आदर्श वक्र को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रेखा बोलते हैं। ये होगी रेखा। अब इस रेखा की विशेषताओं के बारे में हम बात करेंगे। किसके बारे में? रेखा की विशेषताओं के बारे में। देखो, पहली विशेषता लिखिए बिल्कुल ध्यान से। गणित में यहां पे कोई आपको सिंबॉलिक लिखना है चीजों को, कोई लंबाई चौड़ाई लिखते हैं। इसमें क्या होती है? लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती। यानी रेखा की लंबाई अनंत होती है और चौड़ाई शून्य होती है, पहली। उसके बाद रेखा में कितने बिंदु होते हैं? देखिए, रेखा में कम से कम कितने बिंदु होते हैं और अधिक से अधिक कितने बिंदु होते हैं, इसके बारे में आप बताइए। देखिए, क्या कोई भी रेखा एक बिंदु से बन सकती है? तो हमारा उत्तर होगा नहीं। क्या रेखा में कम से कम कितने बिंदु चाहिए? तो 2 बिंदु चाहिए। 2 बिंदु से ही रेखा बनेगी। यानी एक रेखा में कम से कम 2 व अधिक में कितने होते हैं? असंख्य बिंदु होते हैं। कितने बिंदु होते हैं? असंख्य बिंदु होते हैं। ये अगर रेखा की बात करें तो एक रेखा में कम से कम कितने 2 बिंदु? 2, और अधिक से अधिक कितने बिंदु होते हैं? असंख्य बिंदु होते हैं। यह इसकी हो गई 2 परिभाषा। यानी रेखा की परिभाषा में, रेखा की विशेषताओं में क्या लिखी? लंबाई कितनी होती? अनंत। चौड़ाई कितनी होती? शून्य। और कम से कम कितनी लंबाई होती है? अनिश्चित लंबाई। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी होती है? अनिश्चित। आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते। अनिश्चित लंबाई वाला या अनंत लंबाई वाला एक आदर्श वक्र होता है। और इसमें एक और चीजें, चौथी लास्ट, 2 बिंदु मैंने कोई खींची, समतल में लिए। इन 2 बिंदुओं से अगर मैं रेखा खींचता हूं तो कितनी रेखाएं खींची जा सकती? 1। क्या इससे दूसरी रेखा भी खींची जा सकती? नहीं खींची जा सकती। यानी इसका मतलब होता है 2 बिंदुओं से एक और केवल एक रेखा खींची जा सकती है। यानी 2 बिंदुओं से केवल एक और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। यानी 2 बिंदुओं से एक से अधिक रेखाएं नहीं खींची जा सकती है। तो इस प्रकार से यहां पे अपनों ने रेखा की परिभाषा और रेखा के विशेषताओं के बारे में पढ़ा। क्या क्या पढ़ा? फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। रेखा क्या होती है? शून्य चौड़ाई वाली वो अनंत लंबाई वाला एक आदर्श वक्र होता है। अब उस रेखा में बात करें तो उसकी रेखा की लंबाई कितनी होती है? बहुत सारी, यानी असंख्य होती है, अनंत होती है। चौड़ाई शून्य होती है। रेखा में कम से कम कितने बिंदु होते हैं? 2। किसी रेखा को बनने के लिए, फॉर्मेशन के लिए कितने बिंदु की आवश्यकता होती है? 2 पॉइंट्स। और अधिक से अधिक कितने बिंदु होते हैं? असंख्य बिंदु होते हैं। रेखा की लंबाई कितनी होती है? अनिश्चित होती है। रेखाओं में 2 बिंदुओं से एक और केवल एक रेखा खींची जा सकती है। तो इस प्रकार से अपनों ने यहां पे देखा कि यहां पे ये हो गया। अब हम बात करते हैं रेखाओं के प्रकार के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़े? पास रेखाओं के प्रकार के बारे में। चलिए, अब हम बात करते हैं रेखाओं के प्रकार। रेखाओं के प्रकार। अगर हम बात करें रेखाओं के प्रकार के बारे में, तो रेखाओं के जो प्रकार होते हैं वो प्रकार कितने होते हैं? देखिए, सबसे पहले रेखा होती है सरल रेखा। कौन सी रेखा होती है? सरल रेखा। दूसरी, सभी को हम एक साथ पढ़ेंगे। दूसरी रेखा कौन सी होती है? वक्र रेखा। तीसरी कौन सी होती है? बताओ, तीसरी कौन सी होती है? संगामी। कौन सी रेखा होती है? संगामी। चौथी कौन सी होती है? समांतर। पांचवी कौन सी होती है? तिर्यक। ठीक है, और छठी कौन सी होती है? बताओ, संपाती। ठीक है, तो कितने प्रकार की रेखा होती है? यहां पे 6 प्रकार की रेखा होती है। उन 6 प्रकार के बारे में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले है सरल रेखा। क्या होती है? सबसे पहले क्या होती है? सरल रेखा।
यानी एक ऐसी रेखा जिसमें यहां से लगाकर यहां तक के दोनों बिंदु जो होते हैं वो एक दिशा में होकर पार करते हैं, उसको बोलते हैं सरल रेखा। एक और दूसरी रेखा ऐसी होती है जिसमें प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच में रेखाएं क्या होती है, ऐसे ऐसे करके और अपने पथ पे जाती है, इसको बोलते हैं वक्र रेखा। संगामी रेखाएं ऐसी होती है जहां पर कई सारी रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काट लेती है, उसको बोलते हैं संगामी रेखा, जहां पर संगम हो रहा है। समांतर रेखाएं का मतलब होता है दो रेखाएं ऐसी है जिनके बीच में दूरी जो होती है वो हमेशा क्या रहती है, समान रहती है, यानी दो रेखाओं के बीच में रेल की पटरी देखिए ना, उस प्रकार से। उसके बाद होती है तिर्यक रेखा, यानी एक रेखा को कोई दूसरी रेखा अगर प्रतिच्छेद करती है तो ये रेखा कौन सी कहलाती है, तिर्यक रेखा। उसके बाद संपाती रेखाएं, यानी एक रेखा के ऊपर अगर एक और रेखा भी आ जाए, तीसरी रेखा भी आ जाए, तो ये सभी रेखाएं क्या कहलाती है, संपाती रेखाएं कहलाती है। तो इस प्रकार से आपने फिर सभी समझा। तो एक बार और इसको हम यहाँ पे ध्यान से पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, रेखाओं के बारे में। रेखा क्या होती है, शून्य चौड़ाई व अनंत लंबाई वाला एक आदर्श वक्र होता है, ये हो गया रेखा। उसके बाद रेखाओं की विशेषता के बारे में पढ़े, तो रेखाओं में लंबाई होती है पर चौड़ाई शून्य होती है। रेखाओं को बनाने के लिए कम से कम कितने बिंदु की आवश्यकता होती है, 2 बिंदु की, और अधिक से अधिक असंख्य बिंदु चाहिए, असंख्य बिंदु सकता, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी होती है, अनिश्चित होती है, और 2 बिंदुओं से केवल एक रेखा ही खींची जा सकती है। अब हमने पढ़े रेखाओं के प्रकार। रेखाओं में मतलब होता है अगर रेखा के जो पहले प्रारंभिक बिंदु से जो उसका अंतिम बिंदु है या फिर 2 बिंदुओं से मिलाने से वो रेखा अगर सीधी जाती है तो वो सरल रेखा कहलाती है। जब दोनों बिंदु को मिलाकर वो एक टेढ़ी मेढ़ी बन के जाती है तो उसको बोलते हैं वक्र रेखा। जब कई सारी रेखाएं एक बिंदु पर मिलती है तो उसको बोलते हैं संगामी रेखाएं। 2 रेखाएं जब उनके बीच की दूरी हमेशा सदैव समान रहती है, यानी 2 रेखाओं के बीच की दूरी अगर हमेशा समान दूरी पर रहे तो उनको बोलते हैं समांतर रेखाएं। जब एक रेखा को दूसरी एक और रेखा तिर्यक काट दी है तो उसको बोलते हैं तिर्यक रेखा, ठीक है। और उसके बाद होती है संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं का मतलब होता है कि वो रेखाएं जो संपाती रेखाओं का मतलब ये होता है कि जहां पर एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर अगर हो तो उसको बोलते हैं संपाती रेखाएं। वैसे जनरली हमारे कोर्स में इस प्रकार से होती है, 2 रेखाओं को अगर कोई तीसरी रेखा काट रही है तो ये कौन सी रेखा होगी, तिर्यक रेखा। तो आप अपनों ने 3 परिभाषाएं पढ़ी अभी, देखिए पूरा रिवीजन आपके पूरे चेहरे पे होना चाहिए। ज्यामिति में सबसे पहले अपनों ने पढ़ा ज्यामिति के इतिहास के बारे में, थेल्स से लगाकर यानी सुलवा सूत्र से लगाकर यूक्लिड तक अपनों ने पढ़ा, ज्यामिति की परिभाषा पढ़ी। उसके बाद ज्यामिति में जो मुख्य परिभाषा होती है उसमें सबसे पहले पढ़ा बिंदु, बिंदु के बाद पढ़ा वक्र, और वक्र के बाद पढ़ा रेखा, ठीक है। अब हम आगे चौथी परिभाषा पढ़ते हैं, हमारे पास चौथी परिभाषा, ठीक है। तो चौथी परिभाषा रहेगी हमारे पास रेखाखंड। क्या रहेगी, रेखाखंड, जिसको अपन बोलते हैं लाइन सेगमेंट। नाम सुना होगा आपने, इसी की जरूरत पड़ती है साहब हमारे पास। हम कोई भी चित्र बनाते हैं तो रेखाखंड लेते हैं, रेखा थोड़ी लेते हैं। क्या लेते हैं, रेखाखंड। तो रेखाखंड क्या होता है, जिसमें दोनों सिरे क्या हो, निश्चित हो। ध्यान रखिएगा, एक रेखा में दोनों सिरे क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं, और एक रेखाखंड वह होता है जिसके दोनों सिरे क्या हो, निश्चित हो। तो रेखाखंड 2 बिंदुओं से मिलकर बनाने वाली एक रेखी सी रेखा है जिसके दोनों सिरे क्या हो, निश्चित हो, उसको क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। अब उसके बाद 5वीं परिभाषा है किरण। 5वीं परिभाषा क्या है, किरण। किरण का मतलब रे, जिसको हम बोलते हैं, यानी यह भी रेखा का एक ऐसा भाग होता है जिसका एक सिरा तो निश्चित होता है और दूसरा सिरा क्या होता है, अनिश्चित होता है। आपने देखो यहां पे तीनों चीजें देखी, बड़ा मजा आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या पढ़ा आपने, किरण। किरण का मतलब होता है जिसका एक बिंदु निश्चित हो और दूसरा बिंदु क्या हो, अनिश्चित हो। अनिश्चित का मतलब होता है, ऐसा मैंने तीर लगा दिया, इसका मतलब होता है ये रुक नहीं रहा है, ये जा ही रहा है, उसको क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। तो इस प्रकार से अब यहां पे तीनों को एक साथ देखो। सबसे पहले क्या है, सरल रेखा। ये हो गई आपकी सरल रेखा, ये सरल रेखा या इसको रेखा बोल दो आप, ठीक। उसके बाद जब इसके दोनों बिंदु क्या हो, दोनों सिरे, देखो दोनों सिरे अनिश्चित है, उसको बोलते हैं रेखा, उसको साइन ऐसा आ रहा। जिसके दोनों सिरे अनिश्चित हो उसको बोलते हैं रेखाखंड। क्या बोलते हैं इसको, रेखाखंड। और जिसके दोनों ही सिरे में से एक सिरा अगर निश्चित हो और दूसरा सिरा अनिश्चित हो
उसको क्या बोलते हैं? रेखा। तो ध्यान रखिएगा, अभी अपनों ने यहां पर 3 परिभाषा एक साथ पढ़ी, रेखा, रेखाखंड और किरण। लाइन, लाइन सेगमेंट, और कौन सी पढ़ी? किरण यानी रे। इस प्रकार से पढ़ा। तो आपने यहां पर रेखा के बारे में क्या पढ़ा? जिसके दोनों बिंदु क्या हो? अनिश्चित हो, वो रेखा। उसके बाद रेखाखंड मतलब होता है जिसके दोनों बिंदु क्या हो? निश्चित हो, वो रेखाखंड। इसी की जरूरत पड़ती है। और जिसका एक बिंदु निश्चित हो और दूसरा बिंदु क्या हो? अनिश्चित हो, या दूसरा छोर अनिश्चित हो, उसे क्या बोलते हैं हम? किरण बोलते हैं। यानी इस प्रकार से ये सारी चीजें आगे चलती रहती है। तो इस प्रकार से आपने यहां पर इस प्रकार की चीजों को आपने सीखा है। ठीक, देखिए इस प्रकार से अपने यहां पर 5 परिभाषा लिख दी। अब हम चलते हैं हमारी छठी परिभाषा की तरफ। छठी परिभाषा है कोण। क्या है? कोण। चलिए, बिल्कुल आपको यहां पे इस चैप्टर में जितनी भी सारी चीजें बताएंगे उन सबको एक साथ रिवाइज भी करते चलेंगे हम। सबसे अब परिभाषा है आपके पास कोण। कोण यानी एंगल। क्या होती है कोण? एंगल के बारे में बताएंगे आप। देखिए पहली बात तो क्या होती है? एक आसन्न किरण होती है। आसन्न किरण का मतलब होता है जैसे कि थोड़ी देर के लिए ये एक बिंदु है, इस बिंदु से ये एक रेखा खींची और इसी बिंदु से अगर एक और कोई रेखा खींची, तो देखिए 2 आसन्न किरणों के मिलने से, यानी 2 आसन्न किरणें अगर मिल गई, यानी 2 आसन्न किरणें जिस बिंदु पर मिलती है वहां एक झुकाव होता है। वही झुकाव आपका अगर थीटा से दर्शाया जाए तो ये क्या होगा? आपका कोण। फिर से परिभाषा लिखना। क्या परिभाषा होगी इसकी? 2 आसन्न कोणों के मिलने से जो झुकाव पैदा होता है, जो झुकाव होता है, 2 आसन्न किरणें, यानी 2 आसन्न किरणों को मिलने से जो झुकाव पैदा होता है। आसन्न का मतलब होता है जिसका मिलन का बिंदु यहां से, दोनों एक ही बिंदु से निकल रही है, वो आसन्न किरणें जहां से झुकाव पैदा होता है उसी को क्या बोलते हैं? हम कोण बोलते हैं। अब आते हैं हम कोण के बाद कोण की माप पे। किसकी माप पे? कोण की माप। क्या होती है कोण की माप? बताइए, बताओ कोण की माप क्या होती है? सोचिए मन। यानी आरंभिक रेखा से अंतिम रेखा के बीच में जो घूमी गई रेखा है, ये घूमी है, देखो ये घूमी, ये जो घुमा है, ये पूरा घुमा हुआ जो, इसको बोलते हैं कोणीय दूरी। क्या बोलते हैं इसको? कोणीय दूरी। इसी कोणीय दूरी को कोण की माप कहते हैं। इसी कोणीय दूरी को क्या कहते हैं? कोण की माप। यानी आरंभिक रेखा से अंतिम रेखा के बीच में घूमी गई, आरंभिक रेखा से अंतिम रेखा के बीच में घूमी गई कोणीय दूरी को क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? कोणीय दूरी को क्या कहते हैं? हम कोण की माप कहते हैं। अब एक वृत्त ले लेते हैं। इस वृत्त को हमने देखा है कि इस केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाता है? 360 डिग्री। तो इसको 360 बराबर अगर टुकड़ों में हम बांट लेते हैं तो पर टुकड़े को जो कहा जाता है वो कहा जाता है डिग्री। क्या कहा जाता है? डिग्री। यानी वृत्त की परिधि, ध्यान रखिएगा, फिर से लिखिए, वृत्त की परिधि को 360 बराबर टुकड़ों में बांटने पर प्रत्येक टुकड़े को क्या कहा जाता है? अंश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंश। फिर से देखिए, यहां पर मैं परिभाषा आपको लिख नहीं रहा हूं, आप इसको बिल्कुल मैं बता रहा हूं। कोण किसे कहते हैं? 2 आसन्न किरणों के मिलने से जो झुकाव पैदा होता है उसको क्या बोलते हैं? कोण कहते हैं। ठीक। और उसके बाद कोण की माप की बात किया, जब 2 आसन्न किरणें में जो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच में जो दूरी होती है उसको बोलते हैं कोणीय दूरी। और उसके बाद जो अंश होता है, यानी वृत्त की परिधि को अगर 360 बराबर भागों में बांट दे तो प्रत्येक भाग को क्या कहा जाता है? अंश, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं डिग्री। ठीक। इस डिग्री को ऐसा दर्शाते हैं, जैसे 4 डिग्री तो 4 डिग्री। इस अंश से छोटा होता है मिनट, जिसको हिंदी में बोलते हैं कला, और इसको बोलते हैं 4, जैसे कि 4 डिग्री 4 मिनट। ठीक। और मिनट से छोटा होता है सेकंड, और सेकंड को बोलते हैं विकला। और विकला के लिए जैसे कि 10 डिग्री 4 मिनट और 5 सेकंड, ये इस प्रकार से होता है। और यहां पे ध्यान रखिएगा 60 मिनट, सॉरी यूं बोले तो, अगर हम बोले तो 1 मिनट बराबर होते हैं 60 सेकंड। कितने होते हैं? 1 मिनट बराबर होते हैं 60 सेकंड। कितने मिनट होते हैं?
1 मिनट बराबर कितने होते हैं? 60 सेकंड। ठीक, तो यहां पर आपने क्या देखा? कोण की माप के बारे में देखा। फिर से देखो, कोण मतलब होता है दो आसन्न किरणों के मिलने से जो झुकाव पैदा होता है उसको कोण कहते हैं। और आरंभिक रेखा से प्रारंभिक बिंदु के बीच में जो खींची गई है कोणीय दूरी होती है, इसी को बोलते हैं कोणीय दूरी, कोण की माप कहते हैं। उसके बाद वृत्त की परिधि को अगर 360 बराबर टुकड़ों में बांट दो तो प्रत्येक जो टुकड़ा होता है वह कहलाता है डिग्री, यानी अंश कहलाता है। अंश के बाद छोटी इकाई होती है मिनट, और मिनट से छोटी इकाई होती है सेकंड। अब पढ़ेंगे हम कोणों के प्रकार। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? कोणों के प्रकार के बारे में। ध्यान रखिएगा, मैं डायरेक्ट यहां पे कोणों के प्रकार के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आपके पास आता है न्यून कोण, उसके बाद में सारे लिख लेता हूं यहां पे, अधिक कोण, उसके बाद आता है आपके पास समकोण, यानी इसको बोले तो एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और राइट एंगल। ठीक, ये 3 कोण तो हो गए। उसके बाद आता है स्ट्रेट, जिसको अपन बोलते हैं रिजु या फिर रेखी। ये हो गया आपका चौथे नंबर का। उसके बाद 5वें नंबर पर क्या आता है? रिफ्लेक्स, यानी इसको बोलते हैं वृहत कोण। ये इसको हम रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। उसके बाद 6ठे नंबर पे आता है अपने पास कौन सा? संपूर्ण कोण। कितना कोण? संपूर्ण कोण। ठीक, तो यहां पर आपने पढ़ा कोणों के प्रकार के बारे में। सबसे पहले है न्यून कोण, यानी जिस कोण का मान 90 से कम हो, जिसका मान 90 से क्या हो? कम, लेस देन 90, यानी जिस कोण का मान 90 डिग्री से कम हो उसे कौन सा कोण कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। जिस कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो वह 180 से कम हो, यानी वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से अधिक वह 180 डिग्री से कम हो। आप परिभाषा पूरी लिखना, बिल्कुल कॉपी पेन करके कम। ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से अधिक वह 180 डिग्री से कम हो उसको क्या बोलते हैं? न्यून, अधिक कोण बोलते हैं। समकोण यानी इक्वल टू 90 डिग्री, यानी जिस कोण का मान 90 डिग्री हो उसे क्या बोलते हैं? समकोण। मैं चित्र भी बनाऊंगा सारे। उसके बाद इसको बोलते हैं रिजु या रेखी। जैसे 90 से कम, ये रहा, 90 से अधिक, 90 से अधिक का मतलब होता है जैसे ये खींचा और उसके बाद ये। ठीक, उसके बाद 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री। उसके बाद रिजु यानी रेखी। रेखी कोण का मतलब होता है ये एक रेखा पर बनने वाला कोण, ये यहां पर, और एक रेखा पर कितना बनता है? 180 डिग्री, यानी एक रेखा पर जो इक्वल टू 180 डिग्री होता है उसको बोलते हैं रेखी कोण। उसके बाद होता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब होता है ये और ये, और उसके बाद यहां जो बना है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? 180 से अधिक और 360 से कम, यानी ये रिफ्लेक्स एंगल। जैसे कि थोड़ी देर के लिए कि ये कितना हो गया? 300 डिग्री, और ये बचा हुआ कितना? तो ये कौन सा हो गया आपका? रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं इसको? वृहत या रिफ्लेक्स। इसको प्रतिवर्ती कोण भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। नाम हिंदी में पर्यायवाची है, और प्रतिवर्ती पुनर्युक्त भी बोलते हैं इसको। उसके बाद होता है संपूर्ण कोण। संपूर्ण को कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का मतलब होता है एक रेखा खींची और यहां से यहां तक पूरा जो कोण बन गया, यानी कितने के बराबर हो गया? 360 डिग्री है, तो इसको बोलते हैं संपूर्ण कोण। हम यहां से फिर से परिभाषित करते हैं। कोणों के प्रकार कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। सबसे पहले कौन सा है? एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण। जिस कोण का मान 90 डिग्री से कम न्यून कोण, 90 डिग्री के बराबर समकोण, 90 डिग्री से अधिक और 180 से कम अधिक कोण, 180 के बराबर
जिसको अपन रेखी कोण भी बोलते हैं, रिजु कोण भी बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। और जिसका मान 180 से अधिक और 360 से कम उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल या प्रतिवर्ती या पुनर्युक्त या बृहद कोण। और जिसका संपूर्ण कोण मतलब पूरा 360 डिग्री का जो कोण बना लेता है उसको बोलते हैं संपूर्ण कोण। यहां आपको समझ में आया? इस प्रकार से कितने प्रकार के कोण हो गए? ये 6 प्रकार के। तो सबसे पहले पढ़ी कोण की परिभाषा, उसके बाद यहां पर कितनी परिभाषा होगी आपके पास? 6। अब हम पढ़ेंगे कोणों के युग्म। क्या पढ़ेंगे हम? कोणों के युग्म। चलिए अब हम पढ़ते हैं कोणों के युग्म के बारे में। चलिए तो 7वें नंबर की परिभाषा होगी कोणों के युग्म के बारे में। मजा बिल्कुल आपको आनंद आ जाएगा कि अपनों ने क्या क्या चीजें पढ़ी है। ठीक है, मैं लास्ट में 5 मिनट में आपको ब्रीफ रिवाइज भी करवाऊंगा। सबसे पहले है लास्ट आपकी जो परिभाषा है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। 7वां में क्या है? कोणों के युग्म। कौन सी युग्म आएंगे? कोणों के युग्म के बारे में। ठीक, अब कोणों के युग्म के बारे में हम बात करते हैं तो यहां पर सबसे पहले आता है आपके पास कौन सा युग्म? कोटि पूरक। कौन सा कोण आता है? कोटि पूरक कोण। कोटि पूरक का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपके पास। इसको हम पूरक कोण भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? पूरक कोण। क्या होते हैं पूरक कोण? युग्म का मतलब होता है एक तो होगा नहीं। अभी तक अपनों ने 6 जो पढ़े वो 6 क्या थे? एक थे। न्यून कोण एक होता है, अधिक कोण, सम कोण, वृहद कोण, प्रतिवर्ती कोण, रिजु कोण और कंप्लीट एंगल। ये 6 अपनों ने पढ़े। ये 6 युग्म का मतलब होता है अब यहां पे 2 कोण बनने लग जाएंगे। तो जिन 2 कोणों का मान, यानी 2 कोणों का मान कितना हो? बराबर 90 डिग्री हो। यानी जिन 2 कोणों का टोटल मान अगर 90 डिग्री हो उसे क्या बोलते हैं? पूरक कोण बोलते हैं। या फिर उसको एक और नाम भी है लंब पूरक, या इसका एक और नाम भी है अनुपूरक। देखिए हिंदी में नाम पर्यायवाची बहुत सारे होते हैं तो सारे नाम आपको याद रहने चाहिए। लंब देखो, जिसका लंब का मतलब होता है 90 डिग्री बनता है। अनु ए से शुरू हो रहा है तो 90 डिग्री। उसके बाद कोटि पूरक, तो ये तो कोटि पूरक, पूरक, लंब पूरक और अनुपूरक। इस प्रकार से इसके जो 4 नाम है वो चारों नाम को आपको याद रखना है। और जिन 2 कोणों का मान 90 डिग्री होता है उसको क्या बोलते हैं? कोटि पूरक कोण बोलते हैं। जैसे कि मैं बोलूंगा 40 का पूरक कोण कौन सा होगा? तो 40 का पूरक कोण वो होगा जो 90 में से घटाया जाएगा। तो 90 में से 40 गए कितना बचा? 50। तो 40 और 50 दोनों कोटि पूरक कोण है। 50 और 40 दोनों कोटि पूरक कोण है। 70 और 20 दोनों कोटि पूरक कोण है। 80 और 10 दोनों कोटि पूरक कोण है। यानी जिन 2 कोणों का मान 90 डिग्री हो उसे कोटि पूरक कोण कहते हैं। उसके बाद दूसरी परिभाषा आती है आपके पास समपूरक कोण की। कौन सी? समपूरक कोण। समपूरक का मतलब होता है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिसको अपन परिपूरक भी बोलते हैं, रिजु पूरक भी बोलते हैं। यानी जिनका मान कितना हो? 180 डिग्री। यानी जिन 2 कोणों का मान 180 डिग्री हो, यानी जिन 2 कोणों का मान 180 डिग्री हो उसको क्या बोलते हैं? समपूरक कोण। समपूरक कोण का मतलब क्या हो रहा है? यानी जैसे कि किसी का 170 है तो उसका समपूरक कौन सा होगा? 20 डिग्री। जिसका 40 है तो उसका समपूरक कौन सा होगा? 140। यानी जिन 2 कोणों का योग 180 डिग्री होता है उसको समपूरक कोण, परिपूरक या फिर हम रिजु कोण बोलते हैं। अब आता है तीसरा आसन्न कोण। क्या होता है? आसन्न कोण। आसन्न कोण का मतलब क्या हो रहा है? जहां पर आसन्न कोण वो कहलाते हैं जो एक ही बिंदु से जाते हैं, ठीक, और जिसके बीच में क्या होती है? उभयनिष्ठ रेखा होती है। तो इसका मतलब होता है ये कोण अगर 1 है और ये कोण नंबर 2 है तो कोण 1 व कोण 2 क्या कहलाएंगे? आसन्न कोण कहलाएंगे।
क्या कहलाएंगे? कोण 1 व कोण 2 क्या कहलाएंगे? आसन्न कोण कहलाएंगे। समझ में आया आपको? फिर से कोणों के युग में अपनों ने कितने बार पढ़े? सबसे पहले पढ़ा पूरक कोण, उसके बाद पढ़ा संपूरक कोण और उसके बाद पढ़ा अपनों ने आसन्न कोण। अब हमारे पास दो इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से उनको पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कोणों के युग में अपनों ने 3 पढ़ लिए, 2 और अपने को पढ़ना है और 2 और को पढ़ते हैं, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद आता है चौथा नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सा कोण है बताइए? उसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? शीर्षाभिमुख कोण, यानी इसको बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। यानी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होंगे? यानी इस प्रकार से अगर आपने 2 रेखाएं खींची तो ये कोण और ये कोण, अगर इसको 1 नाम दिया जाए, ये 2 नाम दिया जाए, ये 3 और ये 4, यानी 2 रेखाएं खींची और 2 रेखाओं को खींचने पर जहां प्रतिच्छेद करते थे इस प्रकार से 4 कोण बनते हैं। तो इसमें से कोण 1 व कोण 2 तथा कोण 3 व कोण 4 क्या कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख। और ये चारों कोण क्या होते हैं? ये दोनों कोण आपस में बराबर, यानी ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होता है, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कोण 1 बराबर होते हैं कोण 2 के और कोण 3 बराबर होते हैं कोण 4 के। यानी 2 रेखाओं के खींचने के बाद इस प्रकार से इसको सम्मुख कोण भी बोला जाता है, वर्टिकली ऑपोजिट या ऑपोजिट एंगल या शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। यानी शीर्ष के अभिमुख जो कोण होता है वो दोनों आपस में बराबर होते हैं। 2 रेखाएं खींच दो और उसके बाद यहां और यहां का कोण बराबर, यहां और यहां का कोण बराबर। उसके बाद आता है आपके पास पांचवा में ध्यान रखिएगा। अब हम पांचवे के बारे में बात करें तो पांचवा इस प्रकार से होता है, उसको बोलते हैं संगत व एकांतर कोण। कौन से कोण? संगत व एकांतर कोण। कौन से कोण? संगत व एकांतर कोण। संगत व एकांतर कोण का मतलब क्या हो रहा है? 2 समांतर रेखाएं खींची आपने, चलो इधर खींच लेते हैं थोड़ा। 2 समांतर रेखाएं खींच ली। ये कौन सी रेखाएं होगी? समांतर रेखाएं। यानी सबसे पहले इंपॉर्टेंट इसके लिए शर्त क्या होना चाहिए? 2 समांतर रेखाएं व एक तिर्यक रेखा इनको प्रतिच्छेद करें। क्या करें? इनको प्रतिच्छेद करें। यानी अगर 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा अगर प्रतिच्छेद करे तो उसके बाद यहां पर 8 कोण बनते हैं। देखो, कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7 और कोण 8। इस प्रकार से कितने कोण बने? 8 कोण। इन 8 कोण के युग्मों को संगत व एकांतर कहा जाता है। तो संगत का मतलब होता है एक तरफ के कोण जो होते हैं उनको हम बोलते हैं संगत, और एकांतर अंतः का कोण मतलब होता है, जैसे यहां पर मैं बोलूं तो कोण 1 के संगत है कोण 5। देखिए, कोण 1 के संगत है कोण 1 व कोण 5, ये दोनों संगत हो गए। कोण 4 के संगत है कोण 8, कोण 4 व कोण 8 क्या हो गए? संगत। कोण 2 के संगत है कोण 6, कोण 2 व कोण 6 क्या हो गए? संगत। और कोण 3 के संगत है कोण 7, कोण 3 व कोण 7 हो गए संगत। और उसके बाद यहां पे हुआ, ये सारे क्या होंगे? संगत। ठीक। तथा कोण 3 और कोण 5 और कोण 4 व कोण 6 क्या होंगे? एकांतर अंतः। एकांतर
अंतः कोण। ठीक, फिर से अभी तो अपनों ने क्या किया, कोणों को आइडेंटिफाई किया, उनकी पहचान करी। दो समांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा खींचती है तो इस प्रकार से एक कोणों का युग्म बनता है। वो कोणों का युग्म देखो यहां पर जो बनता है, तो इस प्रकार से दो समांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा खींचती है तो संगत मतलब कोण 1 के संगत 5, कोण 4 के संगत 8, कोण 2 के संगत 6, 3 के संगत 7, ये हो गए संगत कोण। और उसके बाद ये संगत, और उसके बाद कोण 3 के संगत, कोण 3 का एकांतर 5 और कोण 4 के एकांतर 6, ये इस प्रकार से जेड आकृति बना के, तो ये क्या बनाते हैं, एकांतर कोण। और ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। अभी तो अपनों ने पहचान करी और पहचान करने के बाद परिणाम दे दिए कि आपस में, यानी कोण 1 कोण 5 के बराबर होगा, कोण 4 व कोण 8 के बराबर होगा, उस प्रकार से सभी बराबर होंगे। कोण 3 व कोण 5 और 4 व 6 दोनों आपस में बराबर होंगे। तो इस प्रकार से अपनों ने यहाँ पे संगत व एकांतर कोण अपनों ने यहाँ पे बताया। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पे सारी चीजें आपको बिल्कुल खोल के रख दी आपने। तो यहां पर आपने आज ज्यामिति के पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ा। देखिए मैं आपको बिल्कुल कंप्लीटली आपको बताऊं कि ज्यामिति जो होती है वो किस प्रकार से होगी। मैं यहां पर आपको रब कर देता हूं और उसके बाद बताता हूं कि चीजें क्या रहेगी। ठीक है, लास्ट 2 मिनट बिल्कुल एकदम देखिए। आपकी जो ज्योमेट्री है वो 4 भागों में डिवाइड है। सबसे पहले है आपका पॉइंट है बिंदु, रेखा और कोण से रिलेटेड। ठीक, इनके बारे में आज अपनों ने पढ़ा। उसके बाद हम पढ़ेंगे आपके पास त्रिभुज के गुणधर्म, उसके बाद हम पढ़ेंगे चतुर्भुज और उसके बाद पढ़ेंगे हम वृत्त। यानी इस प्रकार से ज्यामिति को 4 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं, 4 भागों में। तो आज अपनों ने एक कॉन्सेप्ट सीखा, बिंदु, रेखा और कोण। ध्यान रखिएगा अगले उसमें हम बिंदु, रेखा व कोण के ऊपर कम से कम 10 या 12 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे त्रिभुज, और त्रिभुज को पढ़ने के बाद इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे चतुर्भुज और फिर पढ़ेंगे हम वृत्त। इस प्रकार से लगभग इसमें 7-8 क्लास की आपको जरूरत पड़ेगी, जब जाके आपका ज्यामिति बिल्कुल एकदम कंप्लीट होगा। अब यहाँ पे बिल्कुल एकदम सिस्टमेटिक रिवाइज करता हूं मैं आपको। बिल्कुल आप मेरे साथ, अगर आपने सारा वीडियो, पूरा वीडियो अगर ध्यान से देखा होगा तो आप हर चीज को बिल्कुल एकदम रिवाइज कर सकते हैं। देखिए रिवाइज करिए, बिल्कुल कहीं पर भी कुछ भी नहीं, सारी चीजें आपकी आंखों के सामने है। सबसे पहले है आपने पढ़ा ज्योमेट्री के बारे में। ज्योमेट्री मतलब जियो और मैट्रिन होता है, और जियो मतलब पृथ्वी, मैट्रिन मतलब क्या होता है, मापना। उसके बाद आपने पढ़ा उसके बारे में सुलभा सूत्र से लगाकर यूक्लिड तक ज्यामिति का विकास और सिद्धांत किस प्रकार से है, उसके बाद पढ़ा। उसके बाद हमने कुछ परिभाषाएं पढ़ी। सबसे पहले पढ़ी बिंदु, बिंदु के बाद पढ़ा वक्र, वक्र के बाद पढ़ी रेखा, रेखा के बाद पढ़े अपनों ने क्या पढ़ा, रेखा के बाद कोण पढ़ा। और इन तीनों के बारे में अपनों ने पढ़ा। रेखा की अपनों ने क्या लिखी, विशेषताएं लिखी, वक्र की प्रकार लिखे अपनों ने, कोण, अब कोण के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट, कोण के बारे में अपनों ने कोण 6 प्रकार के होते हैं, उन 6 प्रकार के कोण को लिखा। संपूरक कोण, देखो राइट, सबसे पहली बात तो आपने कोणों के प्रकार लिखे। उसके बाद कोणों की युग्म। तो अपने कोर्स में सबसे इंपॉर्टेंट अगर एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो वो सबसे इंपॉर्टेंट वो कौन सा आएगा, कोणों के युग्म के बारे में। तो कोणों के युग्म में से सबसे पहला कोणों का युग्म क्या है, ध्यान रखिए, कोटिपूरक कोण या पूरक कोण। उसके बाद है संपूरक कोण, 2 हो गया। आसन्न कोण कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर शीर्षाभिमुख कोण और संगत व एकांतर कोण, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आज अपनों ने क्लास में इतनी सारी चीजें पढ़ी। ये वीडियो लगभग हमने थोड़े दिनों बाद बनाया है क्योंकि कुछ कारण हो गए थे। उसके बाद अब हमने ये जो शुरुआत करी है, ये बिल्कुल हमको 1 या 2 दिन में इसको लगभग खत्म करना है। यानी हमको एक दिन में 2 या 3 वीडियो बना के हमको ज्यामिति लगभग खत्म करना है। तो आज अपनों ने क्या पढ़ा, बिंदु, रेखा और कोण के बारे में आपने पढ़ा। तो बिंदु, रेखा और कोण के बारे में आपने पढ़ा। इसके बारे में आप पूरा वीडियो देखिएगा आराम से। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको लगभग मैं 13 या 14 क्वेश्चन दूंगा इनके बारे में। वो तो आपको सवाल हल करना है, मैं उसको पूरा हल करवाऊंगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। और हम एमपीटेट के मिशन 120+ में आपको चल रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स सो मच।